नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जो भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी एफओ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और अभी हम कुछ समय में आपको डिस्कस करेंगे कि सर इसमें कौन कौन से पेपर पढ़ना है ना। तो क्या क्या पेपर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, बता दूँगा। और उसके बाद मैं कल सुबह में 10:45 याद रखिए, कल सुबह में 10:45 में हम यूट्यूब लाइव आ रहे हैं। 10:45 याद रखिए। उसमें हम कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे और साथ ही साथ बहुत सारे कॉपी जो बच्चे लिखे उसको इवैल्यूएट करेंगे, लाइव आप देख पाएंगे। कुछ लोग के मन में शिकायत था कि सर हम कॉपी जो लिख के भेजेंगे वो कैसे चेक कीजिएगा। तो आप यूट्यूब लाइव रहिएगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जो हमें सुन पा रहे हैं और जिन्हें मेरा अच्छा लेक्चर्स लगता है, मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि कल अधिक से अधिक यूट्यूब लाइव में 10:45 में मैं यूट्यूब लाइव आ रहा हूँ। उसमें काफ़ी डिटेल्स में बताऊँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को आंसर कैसे करेंगे, क्वेश्चन का आंसर कितना लिखेंगे, सारी बातें। इसके बाद अभी हमारे का क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स, उसको डाउनलोड कर लीजिए। या फिर यदि आप ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आपका 22 तारीख से शाम में 6:30 में अशोक राजपथ में एक क्लासेस शुरू हो रहा है। याद रखिए, FAO ऑप्शनल इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स की शुरुआत अशोक राजपथ पटना विश्वविद्यालय के सामने पिलर नंबर 59 है, उसके सामने दिशा कॉम्प्लेक्स में आपका जो है क्रैश कोर्स का ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रहा है, जो कि टाइमिंग होगा 6:30 में। किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप 8292179360 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग को बताते हैं आज के इस किस्त में कि क्या क्या पढ़ना आपको है और कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि जो सिलेबस दिया गया है उसमें बहुत ही छोटा सा है, तो उसमें आप समझ नहीं पाते क्या पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें। चलिए पहले बता दें कि आपका जो ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स है एफओ का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सबसे पहले तो बिहार इकोनॉमिक्स से ये 1 या 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा बिहार इकोनॉमिक्स से। तो सर बिहार इकोनॉमी को कैसे पढ़ेंगे, कहीं दिया हुआ नहीं है। तो देखिए, बिहार का एग्रीकल्चर, बिहार का बैंकिंग और बिहार का इंडस्ट्री और बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम को 4 चीज़ को आप देख लें। हाँ, बिहार का एग्रीकल्चर क्या है, क्या इसकी स्थिति है, क्या इसकी समस्या है। बिहार में, बिहार के विकास में कॉमर्शियल बैंकों की क्या भूमिका रही है, उसका डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना 1 और 2 के अलावा बहुत सारे कार्यक्रम चला जा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। और ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हाल के 10 वर्षों में बिहार सरकार के कार्यक्रम या स्टेट की कार्यक्रम ने किस तरह से बिहार को आगे जाने में मदद की है, या बिहार में किस तरह की समस्याएं हैं, इसको समाधान कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ों को आप देख लीजिए, कॉमन टॉपिक है। मैंने सिंपल बता दिया, बिहार का एग्रीकल्चर, बिहार का इंडस्ट्री और बिहार की बैंकिंग सेक्टर और बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, इन चारों को देख लेना है और 4 क्वेश्चन करना है ना। 4 क्वेश्चन करना है, क्लियर है। बिहार इकोनॉमिक्स इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आइए माइक्रो में। तो देखिए, माइक्रो का 4 पार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। इस तरह का सिलेबस नहीं दिया गया आपको जस्ट दिया गया 10 लाइन में, उसको समझिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे तो कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी से गोसेन का पहला नियम, गोसेन का दूसरा नियम, और गोसेन का पहला नियम को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और गोसेन के दूसरे नियम को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी, दोनों को करना है। और दोनों जो हम हैं, दोनों से डिमांड कर को कैसे डिराइव करेंगे वो उसको देख लेना है। इसके बाद आपको उसी में कंज्यूमर बिहेवियर में इंडिफरेंस कर्व से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त करते हैं, ये 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आता है कि प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कैसे डिकम्पोज करेंगे, ये 3 क्वेश्चन। और साथ ही साथ इंडिफरेंस कर्व का क्या यूज है, तो 2 से 3 क्वेश्चन इससे आप कर लेंगे। उसके बाद कहता है कि रिवील प्रीफरेंस थ्योरी, एक को क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से इसको छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा आप लोग के लिए टफ हो। जिसका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है उसके लिए आसान है, जिसका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड थोड़ा सा दिक्कत होगी तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा, लेकिन ये भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा समय मिलेगा तो। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन भी बहुत बड़ा चैप्टर्स है, लेकिन प्रोडक्शन से
2-3 क्वेश्चंस बनता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि लॉ ऑफ पहले प्रोडक्शन का बेसिक कंसेप्ट समझिएगा, वो सब नहीं पूछता है। ए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, पहला क्वेश्चन। आइसो क्वांट क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है। आइसो क्वांट से यानी कि समुत्पाद वक्त से उपभोग यानी जो हमारा जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादक है, कैसे संतुलन में प्राप्त करते हैं। इस बीच में आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट समझना होगा, क्योंकि कॉस्ट से भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। तो कॉस्ट से नहीं पूछा है, लेकिन कॉस्ट का जो हमारे पास पढ़ते हैं, मैंने 200 लेक्चर उनको दिया है। आप सभी विद्यार्थी जो यहाँ से रजिस्टर्ड हैं, 200 प्लस लेक्चर होगा, बल्कि लगभग 250 लेक्चर होगा। उस लेक्चर में जो कॉस्ट का 3-4 चैप्टर्स होगा, 3-4 यूनिट होगा, उसको पढ़ लीजिएगा। रेवेन्यू का भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका थोड़ा सा रेवेन्यू से क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसके बाद आ जाएंगे मार्केट से 4 क्वेश्चन। पहला परफेक्ट कंपटीशन क्या है, फीचर्स क्या है, इसमें कैसे फर्म इक्विलिब्रियम को प्राप्त करती है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। दूसरा मोनोपोली का फीचर्स क्या है, मोनोपोली में फर्म इक्विलिब्रियम कैसे होती है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली देख लीजिएगा, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है, उसमें इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त करते हैं। और एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ही पार्ट है। और ओलिगोपोली है ना, ये 4 क्वेश्चन, यानी ओलिगो मार्केट से एक क्वेश्चन पक्का। तो मार्केट में 4 क्वेश्चन करना है, उसमें से क्वेश्चन संभावित रहेगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर देगा तो उसको लिखा जाना होगा। क्वेश्चन का जवाब 500 वर्ड में देना है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन को 200 वर्डों में जवाब देना है। क्लियर है। अब और इसके बाद भी है, लेकिन कम क्वेश्चन पूछा है कि रेंट क्या है, इंटरेस्ट थ्योरी पे, इसे भी छोड़ देना है, इसको बाद में हम लोग करेंगे। इसमें भी है फैक्टर प्राइसिंग में हमको 4 है, रेंट का थ्योरी है, इंटरेस्ट का थ्योरी है, प्रॉफिट का थ्योरी है, वेज का थ्योरी है, लेकिन उसको छोड़ देंगे, इसको करेंगे। अब माइक्रो में क्या है बाबू, तो माइक्रो में शुरू करेंगे सबसे पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग से। नेशनल इनकम अकाउंटिंग याद कीजिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग से हर बार क्वेश्चन पूछा है, इस बार भी पूछेगा। तो सबसे पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है, इसका कंपोनेंट क्या है, बहुत VVI है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग की मेजरमेंट में क्या क्या समस्याएं होती है, नेशनल इनकम क्या है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, नेशनल इनकम क्या है, इसमें किसको मापने में क्या कठिनाइयाँ होती हैं, राष्ट्रीय आय क्या है, इससे वेलफेयर को कैसे मेजर करते हैं। इन सभी चीज़ों को आराम से देख लीजिएगा, मैंने सभी का PDF भी दिया है, और आपको जो है सभी का लेक्चर्स भी है। 30 से 1 क्वेश्चन पक्का है ना, कभी नहीं भी आ सकते, लेकिन क्वेश्चन संभावित है, आता है। इसके बाद हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केंसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ लीजिएगा। मैक्रो में क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केंसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन, उसी में एक क्वेश्चन पूछा है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। और इसके बेस में जब आप पढ़िएगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उसमें एक क्वेश्चन पूछा है मल्टीप्लायर, न्यूमेरिकल टाइप का है, मल्टीप्लायर से। उसके बाद यहाँ तक कर लिए, बहुत डिटेल में मैंने बता रहा हूँ। उसके बाद मैक्रो से कहिए, इंटरनेशनल से कहिए, 2 क्वेश्चन करना है। एक है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें इंटरनेशनल नहीं है, इसी में कहिए मैक्रो प्लस इंटरनेशनल कर दो, क्योंकि इंटरनेशनल बहुत नहीं पढ़ना आपको। मैक्रो या अलग से इंटरनेशनल भी कर सकते हैं, मैक्रो और प्लस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल। तो इसमें क्या कीजिएगा, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इससे सरकार को क्या बेनिफिट होती है। दूसरा है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, तीसरा का हिंदी में भी बताएंगे। उसके बाद है आपका हेक्सर-ओवलिन थ्योरी, है ना, और एक टर्म्स ऑफ ट्रेड है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ऐसे क्वेश्चन कम पूछा, लेकिन एक क्वेश्चन मैक्रो से इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इसकी क्या देश की विकास में भूमिका होती है, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी क्या है, हेक्सर-ओवलिन थ्योरी क्या है, यहाँ तक किससे कर लेना है। क्लियर है। और बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाइए आपका जो है इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं पब्लिक फाइनेंस में। पब्लिक फाइनेंस में टैक्स पढ़ लीजिएगा। टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, सबका मेरिट्स और सबका डिमेरिट्स आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद इसका पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी को देखना है, बजट को देखना है ना, यानी कि इसमें से टैक्स से देखना है और एक्सपेंडिचर से देखना है और थोड़ा सा डेट से देखना है। ये 2-3 क्वेश्चन इसमें से कर लीजिएगा, यानी कि
टैक्स से पढ़ लेंगे, टैक्स से 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर से 2-3 क्वेश्चन, और उसके बाद हम इसको कल डिटेल्स में बताएंगे आपको किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ लेंगे बजट वगैरह क्या है, और एक फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछता है कि फाइनेंस कमीशन क्या है, इसका क्या फंक्शंस वगैरह होता है। उसके बाद आ जाइए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत बड़े बुक्स हैं, लेकिन पूरे बुक को नहीं पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ को मेजर कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा में रोस्टोज का स्टेज ऑफ ग्रोथ, बहुत वीवीआई है। तीसरा आपका है हैरोडोमर का ग्रोथ मॉडल, और चौथा आपका है सोलो का ग्रोथ मॉडल। ये 3-4 कर लीजिएगा। सोलो मैंने क्या रोस्टोज बताया है, उसके बाद दूसरा मैंने हैरोडोमर बताया है, तीसरा सोलो मॉडल बताया। हालांकि इस सबसे क्वेश्चन कम पूछा है, लेकिन पढ़ना है सिलेबस में, क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एक है आपका इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल, इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, तो इसको देख लीजिए कैसे हम करेंगे। अब हम लोग आइए इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी 2 बार हो गया, हालांकि एक बार इंटरनेशनल इकोनॉमी सुन लीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चन काफ़ी बड़े पैमाने पर पूछा जाएगा आपको। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी का फीचर्स क्या है, जो समानता क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है कि भारत में एग्रीकल्चर की क्या समस्या है, बिहार में एग्रीकल्चर की क्या समस्या है, यहाँ की प्रोडक्टिविटी लो क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन से, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इससे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी। उसके बाद आ जाइएगा लैंड रिफॉर्म से, ये सब एक ही क्वेश्चन है एग्रीकल्चर से, यानी एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म, ये 3 क्वेश्चन है। ये तीनों भी आई है, तीनों से एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एग्रीकल्चर के बाद पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए पॉवर्टी क्या है, बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया, इसका आंसर भी मैंने लिखवाया था। पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी के क्या कारण है, भारत सरकार के द्वारा पॉवर्टी को दूर करने के लिए या बिहार सरकार के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का, दोनों तरह पढ़ लीजिएगा। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कारण है, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कारण, दोनों पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देख लेना है कि जो पॉवर्टी को दूर करने के लिए सरकार की स्कीम है, वही अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए स्कीम होता है। तो देख लीजिए कॉमन टॉपिक है। उसके बाद बिहार का इंडस्ट्री और इंडिया का इंडस्ट्री। इंडिया के इंडस्ट्री में खासकर 1991 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म करते हैं, उसमें प्राइवेटाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, और यानी कि एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों से क्वेश्चन करना है। तीनों से क्वेश्चन करना है, इसको हम स्पेशली बताएंगे, और तीनों को मिला के क्वेश्चन करना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एलपीजी पॉलिसी भारत के विकास में किस तरह से बड़ी भूमिका निभाई है, और साथ ही साथ पूछता है कि एलपीजी, एल का क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है। उसके बाद जो है कि कोविड के बाद का, यानी कि जो कोविड है आया, उसका इम्पैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ा, एक है ना। कोविड के बाद अब कुछ क्वेश्चन है कि भारत में इन्फ्लेशन क्या क्या कारण है, ये इन्फ्लेशन से क्वेश्चन पूछता है। अब नेशनल इनकम एक ट्रेंड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कि भारत में नेशनल इनकम का क्या ट्रेंड रहा, पॉवर्टी का क्या ट्रेंड रहा, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या ट्रेंड रहा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1950 के बाद जो है भारत किस तरीके से आगे बढ़ी। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि 1991 के बाद भारत किस तरह से आगे बढ़ी। इस तरह से क्वेश्चन अब देखिए सिलेबस से लिखिए, अभी हम कुछ सिलेबस नहीं रख रहे हैं, लेकिन कल आपका जो 1 घंटे का क्लास यूट्यूब लाइव हम आएंगे, तो सभी लोग रहिएगा, आप पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा किस तरह से आंसर लिखते हैं, कैसे हम जवाब देंगे, कितना लिखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, मैंने बनाया है। सभी लोग अगर छुट्टी नहीं है तो छुट्टी ले लीजिए, कल का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट, हालांकि रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको रहेगा, लेकिन लाइव रहिएगा तो उसका देखने का बहुत अलग ही मज़ा होता है। धन्यवाद।